अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का 7th लेक्चर डिलीवर करेंगे, जो कि कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर के बारे में इससे पहले लेक्चर्स में भी कोफैक्टर का जिक्र हुआ था, बट आज हम कोफैक्टर के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि कोफैक्टर बेसिकली होता क्या है। कोफैक्टर्स को डिफाइन किया जाता है कि कोफैक्टर्स आर एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन विद एंजाइम्स अल्टरिंग देयर शेप एंड मेकिंग देम फंक्शनल इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ये बेसिकली वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ या एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। या इधर ये कोफैक्टर है जो ग्रीन में शो किया गया है, एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंजाइम के बॉडी में कुछ चेंजेस इसको एल्टर करते हैं, इसको मॉडिफाइड करते हैं ताकि इसमें सबस्ट्रेट जो है फिट हो जाए, और फिर सबस्ट्रेट जो होता है वो फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ये एंजाइम के साथ मिल जाते हैं और एंजाइम को उसके फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। सो कोफैक्टर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which help enzymes in its functioning। जिस तरह कि हम कहते हैं कि some enzymes which is composed of only protein only, जो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते, वर्क इंडिपेंडेंटली। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं कंप्लीटली, और वो अपने फंक्शन इंडिपेंडेंटली करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीएजेस और लाइपेजेस, इसकी पूरी बॉडी प्रोटीन ही होती है, इसको नॉन प्रोटीन कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? काम करते हैं। बट मोस्ट एंजाइम फेल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो खुद बहुत बगैर कोफैक्टर के काम नहीं कर सकते, और वो फेल हो जाते हैं। जब वो अकेले तौर पर काम करते हैं तो इसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, एंड नीड नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। पार्टनर कोफैक्टर के बगैर वो एंजाइम काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इधर ये एक एंजाइम मैंने दिया है आपको, एक एंजाइम है, इसके साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर अटैच है। जब एंजाइम के साथ ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं, मोस्ट एंजाइम जो होते हैं, इसके साथ जब ये कोफैक्टर अटैच हो जाता है, देन दे वर्क, फिर ये एंजाइम जो होते हैं काम करते हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी हमने कहा था कि ये एंजाइम फॉर एग्जांपल ये कंप्लीटली प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहा जाता है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? ये कोफैक्टर है। जब एंजाइम के साथ जो कि एपो एंजाइम है कंप्लीटली प्रोटीन से बना होता है, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर अटैच हो जाता है, तब हम कहते हैं कि एंजाइम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंजाइम। और कंप्लीट एंजाइम को हम क्या कहते हैं? बेसिकली होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम बन जाता है, कंप्लीट एंजाइम बन जाता है, तब ये एंजाइम जो है ये काम करेगा जब इसके साथ कोफैक्टर जो है ये मौजूद हो। अब अकेले तौर पर अगर एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट इंडिविजुअली मौजूद है तो ये इनएक्टिव होते हैं, ये इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते। इसी एपो एंजाइम को जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, इसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है, इसको कोफैक्टर कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कंप्लीट एंजाइम मींस होलो एंजाइम बन जाता है, और ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा भी मैंने एक डायग्राम दिया है दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने इधर एंजाइम शो किया है, एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये कोफैक्टर मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट अगर इसी एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाए तो फिर ये जगह एम्प्टी रह जाता है। तो मीन सबस्ट्रेट अकेले तौर पर इसी एक्टिव साइट को फिल नहीं कर सकता।
तो फिर क्या हो जाता है, इसी एंजाइम के साथ नेक्स्ट स्टेप में ये कोफैक्टर भी इधर आया है और ये एंजाइम भी इधर आया है। अब इसी कोफैक्टर ने इसी एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम के एक्टिव साइट को फिलअप किया है, इसी जगह को इधर फिलअप किया गया है बाय द एंजाइम, बाय द सबस्ट्रेट एंड कोफैक्टर दोनों है। अब एंजाइम का एक्टिव साइट फिलअप हो गया। नाउ दिस एंजाइम विद द हेल्प ऑफ दिस कोफैक्टर जो ग्रीन में शो किया गया है विल चेंज द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट्स जो मैंने ब्लैक में शो किए गए। अब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम क्या हो गया, ये फ्री हो गया। एंजाइम भी फ्री हो गया, ये कोफैक्टर जो होता है ये भी फ्री हो जाता है एंड दे आर अगेन रीयूज्ड, और ये दोबारा फिर इस्तेमाल होती है दोनों, ये एंजाइम और कोफैक्टर। इसमें कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड द एंजाइम एंड दिस सबस्ट्रेट इज रीयूज्ड अगेन, दोबारा किसी और सबस्ट्रेट को फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है इसी एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि कोफैक्टर का मेन रोल क्या होता है, एंजाइम को उसके फंक्शनिंग में हेल्प करना, मीन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। ये कोफैक्टर अगर आप फंक्शन की बात कर लें कि इसके फंक्शंस क्या है फॉर एग्जांपल, तो ये स्विच ऑन ऑफ काम करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इधर ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल एपो एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट है, तो ये स्विच ऑफ है, लेकिन अगर इस कोफैक्टर मिल जाए तो फिर स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ एंड देन स्विच ऑन हो जाता है। या इधर भी अगर आप देखें ये एंजाइम है, अगर इंडिविजुअली ये सबस्ट्रेट इधर अटैच हो, ये अटैच ना हो कोफैक्टर, तो ये जगह एम्प्टी होगा और फिर ये स्विच ऑफ होगा। लेकिन अगर साथ सबस्ट्रेट के साथ साथ ये कोफैक्टर भी इधर अटैच हो जाए, एंजाइम के एक्टिव साइट को फिलअप कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा और ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या कर लेता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा जो है सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी एटीपी, मतलब एटीपी को हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये एटीपी जो होता है ये भी एक कोफैक्टर है। ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द ईए या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसी रिएक्शन को थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इसको एक पुश देना होता है और वो पुश फिर एटीपी जो होता है प्रोवाइड करता है और फिर आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये एटीपी बेसिकली क्या है, कोफैक्टर है। अगर ये कोफैक्टर ना हो तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन फिर आसानी से नहीं होते या बहुत स्लो होते या फिर पॉसिबल ही नहीं होते। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा कैमरे को हम थोड़ा सा इस साइड पर मूव करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं कि आगे हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसी कोफैक्टर्स के। तो इसके लिए थोड़ा सा कैमरे को सेट करना पड़ेगा, कैमरा को थोड़ा सा मूव करते हैं इंशाल्लाह। अभी कैमरा आपके लिए सेट हो जाएगा और इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं कि एंजाइम्स बल्कि जो कोफैक्टर्स है इसके और क्या क्या फंक्शंस है, किस चीज़ में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जो कोफैक्टर्स होते हैं बेसिकली इसमें दो कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं। सम कोफैक्टर मेड इनसाइड द बॉडी, कुछ कोफैक्टर बॉडी के अंदर बनते हैं, जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल आपके पास एटीपी है, इससे पहले भी हमने जिक्र कर दिया एटीपी द करेंसी ऑफ एनर्जी। अब एटीपी जो होता है इसका रोल क्या होता है, ट्रांसफर एनर्जी टू ड्राइव केमिकल प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, तो एटीपी उसके लिए एनर्जी देता है, उधर ट्रांसफ़र किया जाता है उसी केमिकल रिएक्शन की तरफ। दैट इज सच इज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एटीपी प्रोवाइड करता है। इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन,
जो आपके पास रेस्पिरेशन में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन साइटोक्रोम्स वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा कोएंजाइम क्यू वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। बट मेन चीज़ क्या है? एटीपी एक ऐसा कोफैक्टर है जो बॉडी के अंदर पैदा होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उसमें स्पेशली साइटोक्रोम जो उसमें हीम ग्रुप होता है। हीम एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जिसमें आयरन होता है, और आयरन क्या करता है? विच अलाउज हीम टू बॉन्ड टू ऑक्सीजन। और ये आयरन ही है जो हीम को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। हम कहते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में भी हीम होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। बेसिकली इसमें हीम ग्रुप होता है जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और फिर ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन मुख्तलिफ सेल तक ऑक्सीजन की इसकी फराहमी करते हैं। दिस हीम ग्रुप इज बेसिकली दी नेसेसरी फॉर आवर ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 10 बिलियन सेल्स होते हैं। हर एक सेल को तो क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस तरह के हम कहते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये इसको कैरी करते हैं। इसके अलावा कोफैक्टर फॉर मल्टीपल बायोकेमिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन सारों के लिए कोफैक्टर का होना जो है ज़रूरी है। और यहाँ पर स्पेशली वो कोफैक्टर जो बॉडी के अंदर बनता है वो एटीपी है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ कोफैक्टर जो होते हैं अदर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, वो आउटसाइड द बॉडी मीन बाहर से आते हैं, एनवायरनमेंट से आते हैं या साइल से आते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं ये क्या है? ये बॉडी खुद नहीं बनाती बल्कि बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं। अब मिनरल्स में आपके पास है कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये मिनरल्स है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये कोफैक्टर है बेसिकली। तो मिनरल्स में क्या शामिल है? कॉपर है, कॉपर लीवर के एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लीवर एंजाइम्स के लिए। जो आपके पास आयरन है, ये मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते रहते हैं। और मैग्नीशियम और जिंक जो है इट इज़ फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि इसमें ये मिनरल्स जो होते हैं ये यूटिलाइज होते हैं। मैग्नीशियम और जिंक ये मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स बाहर से आते हैं। बाहर से किस तरह आते हैं? आपको पता है कि सॉइल जो होता है इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। प्लांट्स अपने रूट्स की मदद से इसी मिनरल्स को अपटेक करते हैं अपने बॉडी में। इसी प्लांट्स को फिर हम एनिमल खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं। इस तरीके से वो मिनरल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं और हमारे बॉडी में ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी जो होते हैं परफॉर्म करते हैं, और ये एज ए कोफैक्टर यूज़ किए जाते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? ये एसेंशियल विटामिन्स ये रॉ मटेरियल्स फॉर कोएंजाइम्स हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर कोएंजाइम है, जिस तरह के हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था डिटेल से, जब हम डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे तो उधर हमने पढ़ा था कि जो विटामिन्स होते हैं ये विटामिन्स डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होकर कोएंजाइम बनाते हैं, कोएंजाइम्स। अगर कोएंजाइम्स, तो इसी वजह से हमने कहा कि विटामिन्स क्या है? रॉ मटेरियल्स फॉर कोएंजाइम। ये विटामिन्स जो होते हैं ये इसी कोएंजाइम्स के लिए रॉ मटेरियल है। जब तक विटामिन्स ना हो आपके बॉडी में कोएंजाइम्स नहीं बनते। आप की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के कोएंजाइम होते हैं जो एंजाइम को उसके फंक्शन में हेल्प करते हैं। अगर कोएंजाइम नहीं है आपके बॉडी में, कोएंजाइम नहीं बन रहे हैं, तो आपके बॉडी के एंजाइम भी, मोस्ट ऑफ द एंजाइम भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकेंगे। अब जिस तरह के बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स को आप खाएँ, विटामिन्स का आप इस्तेमाल कर लें, या वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, इसके अंदर भी विटामिन्स होते हैं। जब हम इसी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन्स आ जाते हैं। ये विटामिन्स खुद सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है,
बल्कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स ना हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं। विटामिन्स खुद सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। विटामिन्स आपकी बॉडी नहीं बनाते, बाहर से आते हैं, और इसी विटामिन्स की मौजूदगी में आपकी बॉडी में कोएंजाइम्स बनते हैं जो एंजाइम को उसके फंक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास विटामिन्स है ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स फॉर दी कोएंजाइम्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन्स का इस्तेमाल करो, ताकि विटामिन्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ को हम स्टॉप करते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन दोनों क्या करते हैं, इंसेंशियल फंक्शन, ये बॉडी के लिए दोनों ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल लेक मैनी डिजीज़, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स है लेक में नहीं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर विटामिन नहीं है तो फिर मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेरी एंड स्कर्वी, बेरी बीमारी जो होती है, इसको बेरी का मतलब है एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी इसमें काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन, डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन, जो विटामिन B1 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विटामिन B1। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, बेरी की बीमारी खास हो सकती है। बेरी बीमारी में कौन सी बीमारी होती है, CNS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और इससे जो ब्लड वेसल होते हैं, या CNS ब्रेन जो होता है ये इफेक्ट हो जाता है। स्पेशली आपके बॉडी में लेग्स और आर्म्स जो लेंथी न्यूरॉन होते हैं वो पहले डैमेजिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि विटामिन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ताकि ये बीमारियां जो है आपकी बॉडी में ना आ सकें। इसके अलावा स्कर्वी डिजीज़, ये डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इस तरह के सारे विटामिन ज़रूरी हैं, बट इसी विटामिन C की कमी के नतीजे में जो स्कर्वी की बीमारी पैदा होती है वो बेसिकली कौन सी बीमारी होती है, गम डिजीज़, गम्स, जो आपकी बॉडी के मुंह में जो मसोड़े होते हैं, मसोड़े जो होते हैं, गम्स जो होते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है, या स्कैन से भी ब्लीडिंग हो सकती है, हीमोरेज हो जाता है, ब्लड वेसल जो होते हैं उसकी हीमोरेज वो फट जाते हैं, रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल हो जाता है। इसी गम डिजीज़ को नाम दिया जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गिंगेविटस। सो ये सारे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको आ जाए कि फंक्शंस ऑफ दी कोफैक्टर, तो ये बहुत सारे फंक्शन जो है आप इसी कोफैक्टर के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा इस साइड पर मूव करते हैं और इधर भी कुछ कैटेगरीज है उसकी तरफ हम आते हैं कि और कौन कौन से बेसिक जो कैटेगरी है वो कौन कौन से हैं इसी कोफैक्टर्स के। तो इधर अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम जो होते हैं, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स, ये अगर आप देखें तो इसमें आपको इधर नज़र आ रहा है, दो चीज़ें आपको इधर नज़र आ रहे हैं। एक तो आपको नज़र आ रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एंजाइम में एक इनऑर्गेनिक है और एक जो है आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब जो आपके पास इनऑर्गेनिक है इसमें मेटल आयंस, जिसको हम कहते हैं मेटल एक्टिवेटर्स, इसको मेटल आयंस को, जब मेटल आयंस एज ए कोफैक्टर इस्तेमाल होते हैं इसको मेटल एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइप है कोफैक्टर का, और ये मेटल एक्टिवेटर्स बेसिकली क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। दूसरा आपके पास है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोएंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम देता हूँ दूसरा कोफैक्टर। और तीसरा आपके पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तीन आपके पास कोफैक्टर्स के मेन टाइप्स हैं। कौन कौन से, मेटालिक एक्टिवेटर्स या मेटल आयंस, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसमें जो आपके पास मेटालिक एक्टिवेटर्स है, जो मेटल आयंस है, ये आपके पास इनऑर्गेनिक है, ये दो आपके पास
ऑर्गेनिक है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मेटल इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस आते हैं, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, इसको मेटल एक्टिवेटर कहा जाता है। अब ये जो मेटल एक्टिवेटर्स है इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि एक तो ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, एक तो ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा इसमें क्या है, ये डिटैचेबल होते हैं। अगर ये किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाए, फंक्शन परफॉर्म कर ले, इसके बाद फिर ये डिटैच हो सकते हैं, डिटैचेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज नीड मैग्नीशियम आयन, जिस तरह के हमने इधर भी हमने पहले लेक्चर में इधर हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम और जिंक ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए ज़रूरी है। तो इधर भी हम ये मैग्नीशियम आयन बेसिकली क्या है, ये एक मिनरल है, ठीक है, ये एक मेटल है और ये डीएनए पॉलीमरेज के लिए क्या है, ज़रूरी है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम जो होता है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लाइकोलाइसिस में ये एक एंजाइम इस्तेमाल होता है हेक्सोकाइनेज, तो हेक्सोकाइनेज नीड्स आल्सो मैग्नीशियम आयन फॉर देयर फंक्शन। तो ये किस चीज़ के एग्जांपल है, ये मेटालिक एक्टिवेटर्स के एग्जाम्पल्स है कि ये क्या होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह कि हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा इसके बारे में पहले लेक्चर में कि आपको मैंने बता भी दिया कि इस तरह की फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके साथ ये मेटालिक एक्टिवेटर मैग्नीशियम जो होते हैं इसी एंजाइम की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और सबस्ट्रेट को फिर प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा कैटेगरी ऑर्गेनिक में हम कोएंजाइम की तरफ आते हैं। कोएंजाइम्स में ये तो ऑर्गेनिक है, आपको पता है कोएंजाइम। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, और कोएंजाइम जो होता है बेसिकली इसके लिए भी कोफैक्टर का होना क्या है, ज़रूरी है। मतलब जो आपके पास एंजाइम होते हैं उसके साथ कोएंजाइम जो कि एक कोफैक्टर है, ये अटैच होंगे तब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कोएंजाइम्स क्या, कोएंजाइम फॉर एग्जांपल एक कोफैक्टर है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये जो मैंने कोफैक्टर लिया है ये बेसिकली कोएंजाइम एक कोफैक्टर है, कोएंजाइम एक कोफैक्टर है। ये कोएंजाइम एक कोफैक्टर इसी एंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड होता है। इधर मैंने लिखा है कि लूजली बॉन्डेड, देखिए ये मैंने डॉट डॉट किया, इसका मतलब ये कि ये लूजली बॉन्डेड होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कोएंजाइम की, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इंडिकेट मीटर में। फॉर एग्जांपल आपके पास है एनएडी और एफएडी, एनएडी और एफएडी या एनएडीपी, एनएडीपी ये भी आपके पास एक कोएंजाइम है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डाइन्यूक्लियोटाइड चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिटेल से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो सिंपल आपने इतना याद रखना है कि कोएंजाइम जो होती है लूजली बॉन्डेड होते हैं। जबकि तीसरा ग्रुप जो प्रोस्थेटिक है, जो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ये एंजाइम के साथ मिलता है, देखिए एक बॉन्ड बना हुआ है, इधर मैंने नोट किया है, बट स्ट्रांगली बॉन्डेड। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है कोफैक्टर, ये एंजाइम के साथ, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ ये स्ट्रांगली बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल ऑर्गन। जिस तरह के एक आर्टिफिशियल ऑर्गन आपके बॉडी में अगर आ जाए तो वो तो टाइटली बाउंड होता है। इस तरह तो नहीं होता कि आपने एक आर्टिफिशियल आपने एक पाँव, अल्लाह ना करे आपका पाँव जो है हादसे में कहीं आप लूज कर चुके हैं, आपने आर्टिफिशियल लेग लगाया है, तो नहीं होता ना कि आपसे कहीं गिर जाता है, बल्कि वो तो टाइटली बाउंडेड होता है आपके साथ, आपके बॉडी के साथ। तो इस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब है आर्टिफिशियल ऑर्गन, मीन ये टाइटली बॉन्डेड होता है। तो कोफैक्टर जो कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बॉन्डेड होता है। फॉर एग्जांपल हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये एंजाइम्स हैं बेसिकली, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसमें हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप साइटोक्रोम में टाइटली बाउंडेड होता है। तो हीम ग्रुप के बारे में हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैं अगर इधर ऐड कर लूँ, क्योंकि इधर मैंने एक और चीज़ ऐड किया है,
ये प्रोस्थेटिक ग्रुप समटाइम्स इनऑर्गेनिक, कभी कभार ये एज इनऑर्गेनिक भी काम कर जाता है। वो क्या है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, जो कि इसमें क्या होता है, जिंक, जो कि एक इनऑर्गेनिक है, ये जिंक आयन जो होता है इसको फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी कार्बनिक एनहाइड्रेज जिंक आयन को जिंक एंजाइम भी कहा जाता है, ये जिंक एंजाइम है। ये अब ये इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसमें जिंक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो मेनली तो ऑर्गेनिक होता है, बट समटाइम इज इनऑर्गेनिक भी होता है। जिस तरह के कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक रिक्वायर्ड है, और इसी कार्बनिक एनहाइड्रेज जिंक का काम क्या होता है, ये हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर हाइड्रेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, या इससे फिर डिहाइड्रेटिंग मीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन कार्बन डाइऑक्साइड को इससे निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये एक कैटेगरी है, कोफैक्टर के टाइप्स हैं। बट जो आपके पास जो केपी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें कोफैक्टर के दो टाइप्स दिए गए हैं। उसमें दिया गया है आपके पास एक कोएंजाइम है और एक इनऑर्गेनिक है, ये दो कैटेगरी केपी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो उधर तो कोएंजाइम तो उन्होंने ये आपके पास कोएंजाइम है NAD FUD और ये लूजली बॉन्डेड है, और उधर केपी टेक्स्ट बुक में उन्होंने इनऑर्गेनिक ये मेटल आयंस दिए हैं। उधर लिखा है कि दीज मेटल आयंस आर रेफर टू एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये शायद उन्होंने इसलिए दिया है कि समटाइम्स ये तो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, समटाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये इनऑर्गेनिक भी काम करता है। शायद इसी वजह से केपी टेक्स्ट बुक वालों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप और इसी मेटल एक्टिवेटर्स को एक ही कैटेगरी में लिया है, बट मेनली जो होती है 3 टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। ये सब्सक्राइब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि सब्सक्राइब होता क्या है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास ये नोटिफिकेशन आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना क्या है, ये ज़रूरी है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा सिर्फ इतना कि अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।